जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपनी CSEET के लीगल एप्टीट्यूड के रिवीजन सीरीज में कंपनी लॉ वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कंपनी लॉ का ये हमारा रिवीजन का पार्ट 1 है। इन टोटल हम आपको ये 3 लेक्चर्स के अंदर में रिवाइज करवाएंगे। आज का लेक्चर एक छोटा लेक्चर होगा, इसमें हम लोग कुछ पोर्शंस को रिवाइज करेंगे। उसके बाद आने वाले 2 लेक्चर्स के अंदर में हम लोग इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तैयार हैं आप लोग? जस्ट अ सेकेंड प्लीज। चलिए, सो कंपनी लॉ का अपना पहला रिवीजन हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है आज की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कंपनी, कंपनी होती क्या है, कंपनी के फीचर्स क्या क्या हैं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी की सारी चीज़ें आज के सेशन में हम लोगों को पढ़नी है। सबसे पहले इसके कुछ बैकग्राउंड के बारे में पढ़ते हैं। कंपनी वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ, तो कहा जाता है कंपनी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स विच मीन्स कॉम एंड पेनिस। कहा जाता है कि लोग साथ में बैठ करके ब्रेड खाते थे, तो 4 लोग बैठ करके साथ में ब्रेड खा रहे हैं, तो दे वर कॉम मीन्स टुगेदर एंड पेनिस मीन्स ब्रेड, तो टुगेदर दे वर ईटिंग ब्रेड, सो इट फॉर्म द वर्ड कंपनी। पता नहीं कौन सी इमेजिनेशन है, बट द वर्ड कंपनी इज फॉर्म्ड इन दिस वे, ठीक है। एंड इट ओरिजिनली रिफर्ड टू एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु टुक देयर मील टुगेदर। ओके, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। इसके आगे की चीज़ें यहाँ पे तो आपको नहीं पढ़नी है, बट अब आपको ये समझना है कि कंपनी इज बेसिकली अ बॉडी कॉर्पोरेट। आइए शब्द को समझते हैं, एक एक करके हम लोग एकदम स्मूथली फॉरवर्ड करते जाएंगे। हम लोग शब्द को समझते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या। जब भी हम लोग ये शब्द सुनते हैं कॉर्पोरेट, हमारे मन में एक ही वर्ड आता है कंपनी। तो व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय बॉडी कॉर्पोरेट? बॉडी कॉर्पोरेट इज एनी एसोसिएशन विच हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। बोलो, any association which has separate legal entity। सर separate legal entity माने क्या? हम और मेरा बिजनेस अगर 2 अलग अलग एंटिटी के रूप में आइडेंटिफाई होते हैं तो उसे कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं, हमारे गली के मोड़ पे रामू काका मिठाई वाले की दुकान है। रामू काका मिठाई वाले इज अ वेरी फेमस मिठाई वाला, ही इज दी ओनली मिठाई वाला ओवर देयर, मतलब वही एक मिठाई उठाई बनाता है, उसी के नाम से वो पूरी की पूरी दुकान है। वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है। रामू काका ने उसके अंदर में और पार्टनर्स को नहीं जोड़ के रखा हुआ है। प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड हमको उनके नाम के आगे नहीं दिखाई देता है, तो उम्मीद है वो कंपनी भी नहीं है। तो रामू काका इज अ सोल प्रोप्राइटर। जब रामू काका नहीं रहेंगे तो रामू काका की वो दुकान भी नहीं रहेगी। हो सकता है बाद में उनके बच्चे भी वैसे ही मिठाई बनाएं, लेकिन वो एक डिफरेंट बिजनेस होगा। यानी एक बिजनेस अगर उसके ओनर के साथ में जुड़ा हुआ है, दोनों की लीगल एंटिटी एक ही जैसी है, तो हम कहते हैं कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है। लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कि हमारा बिजनेस अलग है और उसके ओनर्स अलग हैं। पार्टनरशिप में भी कई बार ऐसा होता है कि जो पार्टनर होता है वो हमारे इंटरप्राइज के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी अगर पार्टनर मर गया तो पार्टनरशिप खत्म हो गई, ठीक है, क्योंकि वो पार्टनरशिप पार्टनर्स के थ्रू ही आइडेंटिफाई होती है। बट अगर हम कंपनी की बात करें या कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें, कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इन सभी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में ओनर चाहे मर जाए, जिंदा रहे, कुछ भी हो जाए, लेकिन ओनर की एंटिटी अलग रहती है, एग्जिस्टेंस अलग रहती है, और कंपनी अलग रहती है, यानी एंटरप्राइज अलग रहता है। दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। तो जहां पर भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। सो अ कंपनी इज ऑल्सो अ बॉडी कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेशन का बेसिकली मतलब क्या? इट इज अ लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ, ठीक है, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। सर कॉर्पोरेशन शब्द कहां से आया? कॉर्पोरेशन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म corpus. It is derived from the Latin word corpus, which means body. So cooperative society is also a body corporate, LLP is also a body corporate, company is also a body corporate.
कंपनीज एक्ट में कंपनी की क्या डेफिनेशन दिया गया है? देखो, कंपनी से जुड़ा हुआ जो मेन एक्ट है अपना वो है कंपनी लॉ। तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में डिफाइंड है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट या एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो इनके हिसाब से कंपनी क्या है? जो इनकॉर्पोरेट हुई कंपनीज एक्ट में या फिर जो इनकॉर्पोरेट हुई किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ में, यानी कंपनीज एक्ट 2013 इस समय है। इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, उससे पहले और कोई दूसरा कंपनीज एक्ट था। तो किसी भी कंपनीज एक्ट के अंडर में जो एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसे कहा जाएगा कंपनी। तो कंपनी मीन्स क्या? अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो बताइए, आपसे पूछा जाएगा कॉर्पोरेशन का मतलब क्या? इट इज अ लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। इट हैज गॉट separate legal entity. Next, what are the nature and characteristics of a company? एक कंपनी की क्या नेचर होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला, अ कंपनी हैज अ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मतलब क्या? इट हैज अ पर्सनैलिटी विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स इंडिविजुअल्स, यानी सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। हमने आपको अभी बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब सिखाया क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है ये सुनना। 4 चीजें कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी में। कितनी चीजें? 4। इट कैन ओन प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, या इट कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। इट कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। इट कैन इनकर लायबिलिटीज, उसके नाम पे असेट्स हो सकते हैं, उसके नाम पे लायबिलिटीज हो सकती हैं। इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। इट कैन sue and it can be sued. It can sue and it can be sued. It can acquire assets, acquire liabilities अपने नाम पे, enter into contract, sue and be sued. यानी अगर मान लो हमको केस करना है रिलायंस के ऊपर तो हम रिलायंस के नाम से करेंगे, उसमें मुकेश अंबानी नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है? तो इट हैज गॉट अ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी माने इट कैन ओन प्रॉपर्टी इन इट्स, एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम, इट कैन इनकर लायबिलिटीज, इट कैन sue एंड इट कैन बी sued. देखो यहां पे लिखा हुआ है, it is capable of owning property, incurring debts, borrowing money, having a bank account, employing people, entering into contract and sue and being sued. तो मेनली तो 4 ही हैं, acquire property, incur liabilities, sue and be sued, enter into contract in its own name. याद रहेगा ये किसका मतलब है? कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी यानी सेपरेट लीगल एंटिटी का। ये पहला हो गया। दूसरा, देखिए एक शब्द इसमें इस्तेमाल होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई बिजनेस फॉर्म किया जाता है, कंपनी के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है इनकॉर्पोरेट करना। क्या करना? इनकॉर्पोरेट करना। इनकॉर्पोरेट करने का मतलब हो गया प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड एज इनकॉर्पोरेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड एज इनकॉर्पोरेशन. Incorporation is the act of forming a legal corporation as a juristic person. ठीक है? तो बेसिकली एक एक्ट ऑफ फॉर्मिंग अ लीगल कॉर्पोरेशन, इसका मतलब किसी लीगल कॉर्पोरेशन को बनाने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? इनकॉर्पोरेशन. ठीक है? नेक्स्ट, अब इसके अंदर में केस स्टडी हम लोग को पढ़नी है सालमन वर्सेस सालमन एंड कंपनी लिमिटेड की. नाउ व्हाट इज सालमन वर्सेस सालमन एंड कंपनी लिमिटेड? व्हाट इज सालमन वर्सेस सालमन एंड कंपनी लिमिटेड? अब देखो ये भाई साहब कौन है? ये भाई साहब कौन है? सालमन. और इन भाई साहब की एक चलती फिरती बढ़िया सी दुकान है. ठीक है? किस चीज की? ये लेदर बूट्स मैन्युफैक्चर करते हैं. ठीक. अब हुआ क्या, इनका एक दोस्त आता है.
ये दोस्त देख रहे हो कौन है? ये दोस्त कौन है? ये है CS। इनका एक दोस्त आता है और इनसे आकर के कहता है, सैलमन क्या कर रहे हो? कहा कि मेरा तो एकदम बढ़िया चलता फिरता धंधा है, ठीक है, लेदर बिजनेस है, इसी को चला रहे हैं। कहता है कैसे चला रहे हो? अरे प्रोप्राइटरशिप, हमको नहीं मालूम कि ये और कुछ होता भी है क्या, और कुछ भी होता है क्या? कहता हाँ, कंपनी होती है। आप ऐसा करो, कंपनी बनाओ। क्या बनाओ? कंपनी बनाओ। कंपनी बनाने के बड़े फायदे हैं। कंपनी बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप और भी जगहों से पैसे रेस कर सकते हो, और भी लोगों से पैसे रेस कर सकते हो, पहला फायदा। दूसरा फायदा ये कि इसके अंदर में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। बोलो क्या? लिमिटेड लायबिलिटी होती है। क्या हमने आपको क्लास की शुरुआत में रामू काका का एग्जांपल लिया? रामू काका वॉज अ सोल प्रोप्राइटर। जब वो उधार लेते हैं तो वो अपनी दुकान के नाम पर नहीं लेते हैं, अपने खुद के नाम पर लेते हैं। जब वो अपनी दुकान के लिए कोई असेट खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, तो वो दुकान के नाम पे न लेकर के अपने नाम पर खरीदते हैं, अपने नाम पर लेते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है, रिलायंस के नाम पर अगर कोई असेट आता है, रिलायंस के लिए कोई असेट आता है, तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ही नाम पर आएगा, मुकेश अंबानी के नाम पर नहीं आएगा। समझ रहे हो? इसका मतलब कि यहाँ पर एक सेपरेट लीगल एंटिटी तो है ही, साथ ही साथ में एक और चीज है विच इज कॉल्ड एज लिमिटेड लायबिलिटी। अब अगर कोई उधारी रह जाएगी तो वो उधारी सिर्फ और सिर्फ रिलायंस की होगी, मुकेश अंबानी की नहीं होगी। अगर वैसे ही करके आपने सुना होगा रिलायंस कम्युनिकेशंस डूबा, तो रिलायंस कम्युनिकेशन से पैसा लिया गया, अनिल अंबानी से नहीं। वैसे ही करके अगर किंगफिशर डूबा, किंगफिशर बोल रहे हैं, विजय माल्या की जो कंपनी थी, ठीक है, विजय माल्या की कंपनी डूबी तो विजय माल्या से पर्सनली कुछ चीज़ों के लिए पैसा लिया गया, इसके लिए पर्सनली लायबल था, और विजय माल्या से नहीं। तो इसी प्रकार से जब कोई कंपनी डूबती है तो उस कंपनी से पैसा वसूला जाता है, उसके मालिकों से नहीं। इसे हम लोग कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उतना तक ही पैसा रिकवर किया जा सकता है। जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उतना तक ही पैसा आपसे रिकवर किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो आपका पैसा जो कंपनी में लगा हुआ है उतने तक ही है। अब इसके आगे और इसकी प्रिसाइज मीनिंग आपको लेटर ऑन समझाएंगे। तो सैलमन ने कहा कि देखो तुम्हारा बिजनेस बड़ा हो रहा है, बड़े बिजनेस का मतलब बड़ा रिस्क भी होता है कि नहीं होता है? तो हो सकता है। तुम क्या चाहोगे? जब हम बड़ा बिजनेस करें तो फिर ठीक है, कभी नुकसान भी हो तो बिजनेस जाए, मेरी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी ना चली जाए। तो जब बड़ा बिजनेस किया जाता है तो कंपनी के नाम पे किया जाता है। CS ने कहा कि भैया तुम कंपनी बनाओ। ये कहता है हमको पैसे की जरूरत नहीं है, और हमें और शेयर होल्डर्स नहीं बांटने, हम क्यों किसी और को अपना शेयर होल्डर बनाएं, क्योंकि 1% कंपनी पहले तो होता नहीं था। तो इसने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा है तुम मालिक बन जाओ और अपने साथ में भाभी जी को ले लो, बच्चों को ले लो। तो सैलमन के साथ में और कौन शेयर होल्डर बन जाता है? भाभी। अरे भाभी जी माने उसकी वाइफ और उसके बच्चे। ठीक है, देखो, हिज वाइफ, हिज डॉटर एंड 4 सन्स, पूरी फौज थी इनके पास में। हिज वाइफ, हिज डॉटर एंड 4 सन्स एज दी शेयर होल्डर्स। ये लोग खुद में ही मिल करके एक पब्लिक कंपनी के बराबर थे। ठीक है, ये और इसकी वाइफ और 5 बच्चे, यानी 2 और 5 7 लोग हो गए। हर किसी को इसने एक एक शेयर बांट दिया। देखो कितना दुष्ट है, खुद पूरा पैसा रखा और हर किसी को कितना दिया? एक एक शेयर। सैलमन ने अपना बिजनेस किसको बेच दिया? अपनी कंपनी को बेच दिया 38,782 पाउंड्स के अंदर। दिस इज पाउंड्स। और कंपनी की जो नॉमिनल कैपिटल थी वो कितनी थी? 40,000 पाउंड्स। बाद में इस कंपनी ने 10,000 पाउंड के डिबेंचर भी ले लिए। भैया अब ये बाजार से पैसा रेस कर सकता था, तो इस कंपनी ने क्या किया? इस कंपनी ने बाहर से डिबेंचर्स रेस कर लिया। अब जैसे ही इसने डिबेंचर्स रेस किए तो इस कंपनी के पास में 40,000 रुपए का शेयर कैपिटल था और 10,000 रुपए का क्या था? लायबिलिटी थी। ठीक है, अब सर ये जो डिबेंचर था ये इसने किसको दिए?
ये डिबेंचर भी इसने सैलमन को दिए, मतलब सैलमन अपनी ही कंपनी को लोन दे रहा था। क्या एक मालिक अपनी ही कंपनी को लोन दे सकता है? हाँ। तो समझो, सैलमन के पास में शेयर्स भी हैं, सैलमन के पास में 10,000 रुपए के डिबेंचर्स भी हैं। अब ये कंपनी आगे बढ़ी, कंपनी जैसे जैसे करके आगे बढ़ी, कंपनी ने बिजनेस करना शुरू किया, लेकिन आगे जाकर के कंपनी ने और भी लायबिलिटीज ली, और भी लायबिलिटीज कंपनी ने ली। बताओ, पहले से कंपनी के पास में 10,000 की लायबिलिटी है, लेकिन उसका मालिक खुद कौन है? सैलमन। कंपनी ने और भी आउटसाइड लायबिलिटीज ली। मजे की बात ये कि ये जो डिबेंचर था, इसके अगेंस्ट में सैलमन ने खुद के ही ये सारे के सारे एसेट्स गिरवी रखवा लिए। हमने कंपनी बनाई, उस कंपनी को लोन दिया और उस कंपनी के एसेट्स को अपने पास गिरवी रखवा लिया, ठीक है। और अब हमने तुमसे भी लोन लिया, ठीक है। अब अगर बताओ मेरी कंपनी बंद हो रही है, तो पहले किसका लोन चुकाया जाएगा, मेरा या तुम्हारा? फिर से कह रहे हैं, मैंने एक कंपनी बनाई, उस कंपनी के शेयर होल्डर हम ही हैं और एक दो लोग हैं छोटे मोटे, शेयर होल्डर हम ही हैं। फिर हमने अपनी ही कंपनी को लोन दिया, लेकिन उस लोन के अगेंस्ट में असेट्स को गिरवी रखवा लिया अपने पास, अपनी ही कंपनी के असेट्स को अपने पास गिरवी रखवा लिया, और तुमसे भी लोन लिया, ठीक है। तुम भी एक आउटसाइडर और उस कंपनी के लिए हम भी एक आउटसाइडर। अब कंपनी की हालत बड़ी बुरी हो गई। जब हालत बुरी होती है तो सबसे पहले उधारी का पैसा चुकाया जाता है। लेकिन अब समझो, कंपनी, जस्ट इमेजिन एक कंपनी है, उस कंपनी की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। उस कंपनी के गेट के शटर के बाहर ठीक आप लोग खड़े, उधारी वाले आप सभी लोग हैं, आप लोग भी पैसा मांगने आए, हम भी पैसा लेने आए। तो तुम लोग बड़े गुस्से में हो, तुम लोग पैसा मांग रहे हो, पैसा दो मेरा, पैसा दो, पैसा दो। हम कहते हैं पहले हम लेंगे पैसा। तो तुम लोग कहते हो नहीं, आप तो कंपनी के मालिक हैं, आप आखिरी में लीजिएगा पैसा। पहले नियम ये बनता है कि बाहरी आदमियों को दीजिए। हमने कहा कंपनी के मालिक हैं तो क्या, मेरा कंपनी में उधार भी है। तो तुम लोग क्या कहोगे, नहीं नहीं आप तो कंपनी के मालिक भी हैं, आप बाद में लीजिएगा। हम कहेंगे नहीं, पहले पैसा हमको मिलेगा, क्योंकि कंपनी के असेट्स मेरे पास गिरवी रखे हैं। आप कहेंगे अरे आप ही की कंपनी, आप ही के पास में असेट्स गिरवी? हाँ जी, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कंपनी एक अलग एंटिटी है, हम एक अलग एंटिटी हैं। तो कंपनी के असेट्स बेच करके पहले पैसा हम ही को चुकाया जाएगा। ये केस गया था, इंग्लैंड का ये केस था। ये केस गया आपका कोर्ट में, और कोर्ट में भी यही डिसीजन आया जिसमें कहा गया कि कंपनी एंड इट्स ओनर आर टू सेपरेट लीगल एंटिटीज। तो ऑल्दो हम ही कंपनी के मालिक भी हैं और हम ही कंपनी के डिबेंचर होल्डर भी हैं, स्टिल हमें एक सेपरेट लीगल एंटिटी मान करके पहले पैसा दिया जाएगा, ठीक है। दिस वाज द केस ऑफ सैलमन वर्सेस सैलमन। तो कहीं पर भी कंपनी लॉ में एज सच सेपरेट लीगल एंटिटी को समझाया नहीं गया है, लेकिन ये सेपरेट लीगल एंटिटी इस केस स्टडी से डिराइव होता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सैलमन वर्सेस सैलमन। क्या ये क्लियर था? ओके। नेक्स्ट, अगला क्या है बताइए, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कि व्हेन अ कंपनी इज बीइंग वुंड अप, व्हेन अ कंपनी इज वुंड अप, कॉमा, द पर्सनल assets cannot be claimed for settlement of liabilities. For settlement of liabilities. Full stop. The liability is limited to the extent of share capital or guarantee in case of guarantee company.
एक गारंटी कंपनी के केस में जितना तक का शेयर कैपिटल है उतना तक। तो समझो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी अगर बंद हो रही है तो कंपनी की लायबिलिटीज को पहले चुकाया जाएगा और बाद में किसको चुकाया जाता है, शेयर कैपिटल को। अगर लायबिलिटीज चुकाने के लिए पैसा सफिशिएंट न बचे तो क्या हम शेयर होल्डरों से कह सकते हैं कि और पैसा दो? जवाब है नहीं। जितना तक का शेयर कैपिटल है उतना तक ही उनकी लायबिलिटी होती है, उससे ज्यादा के लिए वो लायबल नहीं होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज क्या, लिमिटेड लायबिलिटी। ये बताओ अगर एक कंपनी है जिसका शेयर 10 रुपए का है और जो पेडअप है वो 8 रुपए का है, ठीक है, तो क्या 2 रुपए और मांगा जा सकता है लायबिलिटीज को चुकाने के लिए? क्या 2 रुपए और मांगा जा सकता है या इसी 8 रुपए में से ही पैसा कटेगा? 2 रुपए और मांगा जा सकता है, यानी 10 रुपए के शेयर में अगर 8 रुपए पेडअप है तो 2 रुपए और मांग सकते हैं। जितना आपने सब्सक्राइब किया है, 10 रुपए का शेयर हमने खरीदा है, अगर 10 रुपए का शेयर आपने खरीदा है, 8 रुपए पेडअप है तो 2 रुपए आपसे और मांगा जा सकता है। इट इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर कैपिटल। बोलो, इट इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो अगर अनपेड अमाउंट है तो वो भी मांग सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा पैसा मांग सकते हैं क्या? तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2 रुपए। सर अगर पूरा 10 रुपए का 10 रुपए दे दिया है तो फिर कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी। अगला क्या है बताओ, परपेचुअल सक्सेशन। सर परपेचुअल सक्सेशन माने कि कंपनी विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन जब तक उसको बंद न कर दिया जाए। जब तक कंपनी बनती कैसे है सर, लीगल प्रोसेस के थ्रू। तो कंपनी बंद भी कैसे होगी, लीगल प्रोसेस के थ्रू। दिस इज कॉल्ड एज परपेचुअल सक्सेशन। जब तक कंपनी को एक लीगल प्रोसेस के थ्रू बंद न कर दिया जाए, कंपनी विल हैव एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, यानी वो चलती ही जाएगी, वो कभी भी बंद नहीं होगी या फिर वो कभी भी खत्म नहीं होगी इसकी एग्जिस्टेंस। जैसे एक कंपनी है, एक कंपनी के 4 शेयर होल्डर थे, सुनो ध्यान से। एक कंपनी, उस कंपनी में कितने शेयर होल्डर थे, 4, और उन्हीं 4 शेयर होल्डर में 2 डायरेक्टर बने हुए थे। एक बार इन चारों शेयर होल्डर का मन करता है कहीं जाएंगे घूमने, ठीक है, तो लोग पहाड़ी इलाके में घूमने जाते हैं, ठीक है। वो मस्ती से, जस्ट इमेजिन एक कार है उसमें 4 शेयर होल्डर, उस कंपनी के चारों शेयर होल्डर डायरेक्टर सब वही हैं, वो लोग पहाड़ी इलाके में घूमने जा रहे हैं, ठीक है। मैं निकला गड्डी लेके और एक मोड़ आया, वहां पे वो सब टपक गए। 4 शेयर होल्डर थे, चारों के चारों, ठीक है। अब ये बताओ क्या वो कंपनी रहेगी, क्या उस कंपनी की लीगल एग्जिस्टेंस रहेगी? उसका कोई शेयर होल्डर जिंदा नहीं है, उसका कोई डायरेक्टर जिंदा नहीं है, लेकिन कंपनी है। कंपनी एकदम चिल्ड आउट है। कंपनी इज सेइंग आई एम स्टिल अलाइव। व्हाई? बिकॉज इट हैज गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जिनकी एंटिटी खत्म हो गई वो अलग थे और जो कंपनी है वो अलग है। कंपनी को बंद करने का एक लीगल प्रोसेस होता है कॉल्ड एज वाइंडिंग अप। जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होगी तब तक सर कंपनी को कैसे बंद करते हैं, वो अप्लाई करना पड़ता है, आरओसी के पास अप्लाई करना पड़ता है या आरओसी खुद ही उसको बंद कर देती है। लेकिन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जब एक कंपनी बनती है तो उसका नाम रजिस्टर पे लिखता है, ये कंपनी है, कंपनी का नंबर ये, तो वो एक लीगल एंटिटी की तरह बॉर्न हो जाती है। तो जब तक उस कंपनी का नाम कट न कर दिया जाए, उसको वाइंड अप न कर दिया जाए, तब तक उस कंपनी की लीगल एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होती है। तो इट इज गॉट परपेचुअल सक्सेशन, इट नेवर डाइज एक्सेप्ट व्हेन इट इज वोन्ड अप एज पर दी लॉ। ठीक है, नेक्स्ट, मेंबर्स मे कम एंड गो बट द कंपनी कैन गो फॉर एवर। ठीक है, जैसे एक वॉर में प्राइवेट कंपनी के जनरल मीटिंग के अंदर में बॉम्ब गिरा, यूक्रेन के अंदर में मीटिंग हो रही थी, बॉम्ब गिरा। अरे नहीं ऐसे ही
एग्जाम्पल के तौर पे, और वॉर में समय हम लोग क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? सेपरेट प्रॉपर्टी, ठीक, सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी माने जो मेरा है वो तेरा है? नहीं। जो तेरा है वो मेरा है? नहीं। जो मेरा है वो मेरा ही है, और जो तेरा है वो तेरा ही है। यहां पे मेरा तेरा, ठीक है, यानी कंपनी के एसेट्स कंपनी के नाम पे होंगे और मेरे एसेट्स मेरे नाम, ठीक है। ऐसे ही करके एक कंपनी की ऑडिट पे एक बार हम गए थे। उस कंपनी की ऑडिट करने के दौरान देखा हमने कि एसीज वगैरह आए थे, कुछ एयर कंडीशनर्स आए थे उस कंपनी के अंदर में, ठीक है। और लकीली जिस ऑफिस में आया था उसी ऑफिस में बैठ करके हम ऑडिट भी कर रहे थे। वो हमको वहाँ का अकाउंटेंट बड़े मजे से दिखा रहे थे, देखिए साहब वो एसी आया है नया, ये रहा इसका बिल। हमने बिल पे देखा क्या नाम चढ़ा है, उस पर नाम जो है उस कंपनी के मालिक का चढ़ा हुआ था। हमने कहा ये किसका नाम है? उनका ये कंपनी का मालिक है, देखिए ना वो अंदर बैठे हुए अंदर, ये कंपनी के मालिक के नाम पे आया है। हमने कहा फिर कंपनी की बैलेंस शीट में काहे को चढ़ा है? सर लगा तो कंपनी में ही है। हमने कहा नहीं, अपने मालिक से जाके कहो कि इस पर कंपनी का नाम रहेगा। अगर ये कंपनी का है तो किसके नाम पे होना चाहिए? कंपनी के नाम पे। मतलब अगर रिलायंस के अंदर में, रिलायंस का एग्जांपल बदलते हैं ना, कोई दूसरे पे आ जाते हैं, टाटा पे अगर आ जाते हैं, तो क्या टाटा इन सन्स के नाम पर आएगा? उसके शेयर होल्डर है। रतन टाटा के नाम पे आएगा? नहीं, वो टाटा के ही नाम पर आएगा। इज इट क्लियर? खैर आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड एज शेयर्स। जो कंपनी की कैपिटल है हम लोग उसको छोटे से बांट देते हैं, कॉल्ड एज शेयर्स। और ये जो शेयर्स हैं ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसफरेबल होते हैं। आप शेयर्स जो है किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बेच सकते हैं। जैसे पार्टनरशिप में आप किसी और को पार्टनर नहीं बना सकते, लेकिन कंपनी की खास बात यह कि आप अगर शेयर होल्डर हैं तो किसी और को शेयर होल्डर बना सकते हैं। ऐसा प्राइवेट कंपनी में भी होता है, हालांकि उसमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में भी ट्रांसफरेबिलिटी होती है। तो कंपनी के अंदर में होते हैं शेयर्स। इसका मतलब कि शेयर्स आर सेड टू बी मूवेबल प्रॉपर्टी, ये किसी और को फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं कुछ कंडीशंस के साथ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, चलिए ओके नेक्स्ट। व्हेन द कंपनी were established, the object was that their shares could be capable of being easily transferred. तो कंपनी बनाने का एक बेसिक पर्पस ये भी होता है कि आप शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। इट हैज द कैपेसिटी टू sue एंड टू बी sued, यानी अगर केस करना होगा तो कंपनी के नाम पर केस चढ़ेगा, ठीक है। किसके नाम पर नहीं? डायरेक्टर के नाम पर नहीं, शेयर होल्डर के नाम पर नहीं, किसके नाम पर? कंपनी के नाम पर। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। एक कंपनी के पास में सारे के सारे कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स का मतलब कंपनी कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम पर एंटर करता है। एक कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम पर एंटर करता है। जैसे से फॉर एग्जांपल हम टीसीएस से, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से कुछ सर्विसेज लेते हैं, तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस पर नाम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ही लिखा रहेगा, लेकिन उस पर साइन कौन करेगा बताओ? कंपनी साइन करेगी, कंपनी का स्टैंप लगेगा, उसको कॉमन सील कहते हैं। तो किसी के साइन की जरूरत है क्या? कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है तो कंपनी को किसी के साइन की जरूरत है? बस कंपनी का स्टैंप लगा दिया हो गया, सील लगा दिया हो गया। डायरेक्टर का या मीन कंपनी हैज गॉट कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, इसका मतलब कंपनी के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, बट किसी का साइन जरूरी है। सर सील लगा दें तो भी साइन तो लगता ही है, बिना साइन के कैसे चलेगा? कंपनी के बिहाफ पे वो साइन करेगा। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ठीक है। मच लाइक दी शोले का वो कौन सा, इसका हाथ वाथ नहीं था, ठाकुर, हाँ, इट्स मच लाइक शोले का ठाकुर, इट हैज गॉट नो हैंड्स, कैन इट साइन? नो,
It needs Jay and Viru, directors. It needs directors to sign on the behalf of company. Is it clear or not? The company has got contractual rights. It can enter into contract in its own name, but somebody has to sign on the behalf of company. Sir, common seal लगाने के बाद भी, हाँ जी, common seal लगाने के बाद भी, स्टैंप लगाने के बाद भी कंपनी में साइन करने के लिए उनके डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, या कंपनी के किसी और ऑथराइज्ड पर्सन की जरूरत पड़ती है। हर एक चीज के लिए तो कंपनी का डायरेक्टर नहीं ना अवेलेबल रहेगा, लेकिन किसी और ऑथराइज्ड पर्सन की जरूरत पड़ती है। अ शेयर होल्डर, देखो, अ कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन इट्स ओन नेम, यानी बिजनेस करने के लिए कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है। अ शेयर होल्डर कैन नॉट इन्फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय हिज कंपनी, he is neither a party to the contract nor entitled to the benefit of it, as a company is not a trustee for its shareholders. What does this mean? कि कंपनी के किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स का न तो फायदा शेयर होल्डर उठाएगा, न तो उसकी ऑब्लिगेशन, न तो फायदा शेयर होल्डर उठाएगा, न तो ऑब्लिगेशन। जैसे हुआ क्या था कि एक कंपनी ने अपने किसी असेट का इंश्योरेंस कराया और वो असेट खराब हो गया है, मान लो वो चोरी हो गया, तो उस इंश्योरेंस का पैसा क्या शेयर होल्डर को मिलेगा? वो किसको मिलेगा? कंपनी को मिलेगा। तो समझो कंपनी बिल्कुल अलग है। कंपनी के किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स की हमारी न तो जिम्मेदारी न तो हमारा फायदा, हमारी उससे जिम्मेदारी भी नहीं बनेगी, हमारा उससे कोई फायदा भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इज नीदर अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, आई एम नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मान लो हम डायरेक्टर है, हम कंपनी के बिहाफ पे साइन कर रहे हैं, बाद में क्या हुआ, कंपनी डिफॉल्ट कर गई तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लग गई। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जाए तो 10 लाख रुपए हर्जाना भरेगी, तो 10 लाख रुपए हर्जाना भरने की बात है। अब कंपनी के पास पैसा नहीं था, वो जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो आकर के हमको पकड़ लिया, ला पैसा दो। हमने कहा अरे वो तो कंपनी ने साइन किया था। कंपनी ने साइन किया था मतलब क्या, कंपनी थोड़ी आई थी, तुम ही साइन किए थे ना। हमने कहा था आई वॉज अ डायरेक्टर, कंपनी खत्म, हम खत्म। डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर इंडिविजुअली आई एम नॉट लायबल। अच्छा है कि नहीं है? अब जैसे मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहे हैं, जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट की कंपनी, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्क करता है, बड़ा सारा कॉन्ट्रैक्ट वर्क है, ठीक है, तुम बिल्डर हो, ठीक है, सोनू ने कंपनी बनाई सोनू लिमिटेड, ठीक है, सोनू कंपनी कौन सी बनाई? सोनू लिमिटेड। अब सोनू लिमिटेड से हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हम लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए दे दिया कि भैया हमारे लिए घर बनाना, बड़ा सा एक बिल्डिंग बनाना, ऐसे ऐसे करके करना, वैसे वैसे करना। अब सोनू काम कर रहा था, लेकिन काम करते करते से फॉर एग्जांपल कुछ दिक्कत आ गई, लीगल दिक्कतें आ गई, वो बिल्डिंग पूरी की पूरी वापस से गिर गई। अब हम लोग मांग रहे हैं सोनू से पैसा। सोनू कह रहे हैं नो आई एम नॉट लायबल। हु वाज लायबल? सोनू लिमिटेड, ठीक है, सोनू लिमिटेड। अब सोनू लिमिटेड के पास पैसा है नहीं है, तो क्या हम लोग पैसा रिकवर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर सोनू ने कुछ इसमें धोखाधड़ी किया होता तो सोनू पर्सनली लायबल होता, वो लॉ के अंडर, वो दूसरे लॉ के अंडर। लेकिन एज सच अंडर कंपनी लॉ क्या सोनू की पर्सनल जिम्मेदारी कुछ भी बनती है? नहीं, क्योंकि सोनू इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड सोनू लिमिटेड इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इज दिस क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, इट हैज गॉट लिमिटेशन ऑफ एक्शन, मतलब अ कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के पास जो भी पावर्स हैं वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से लिमिटेड होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट में वो जा नहीं सकता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के पावर्स को डिफाइन करता है। 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के, एक होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के पावर्स को डिफाइन करता है, जिसके बियॉन्ड एक डायरेक्टर काम, एक डायरेक्टर बोल रहे हैं, एक कंपनी काम नहीं कर सकती है। जैसे आपको मालूम है एक कंपनी हमने बनाई, हमने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट किया था कुछ समय पहले, वो एक आर्किटेक्चरल बेस्ड कंपनी थी। उस आर्किटेक्चरल बेस्ड कंपनी को एक नया काम मिला था एक सॉफ्टवेयर बनाने का। भाई आर्किटेक्चरल कंपनी है तो वो आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ सॉफ्टवेयर भी बना सकती थी, कुछ डिजाइनिंग वगैरह कर सकती थी। अब उसको सॉफ्टवेयर बनाने का एक काम मिल रहा था, वो कैपेबिलिटी भी थी उनके पास में, लेकिन उनका जो मेमोरेंडम हमने तैयार किया था उसमें ये नहीं लिखा था कि वो सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। अब बताओ क्या वो कंपनी
सॉफ्टवेयर बनाने का काम कर सकती है? नहीं, क्योंकि उनके मेमोरेंडम में लिखा हुआ नहीं था। तो सर मतलब जिंदगी भर वो सॉफ्टवेयर बनाने का काम ही नहीं कर पाएंगे? नहीं, पहले मेमोरेंडम को बदलेंगे, उसके अंदर में लिखेंगे कि अब ये सॉफ्टवेयर बनाने का भी काम कर रहे हैं, फिर जाकर के वो सॉफ्टवेयर का धंधा ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मतलब आपके मेमोरेंडम में जो नहीं लिखा हुआ है आप उस काम को टेकअप नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सेपरेट मैनेजमेंट। एक कंपनी का मैनेजमेंट कौन देखता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी का मालिक कौन होता है? शेयर होल्डर। मैनेजमेंट कौन देखता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर। दोनों अलग अलग हैं या नहीं है? अलग अलग हैं। इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। कंपनी इज फॉर्म्ड फॉर प्रॉफिट। केवल एक एक्सेप्शन है कि कुछ नॉन प्रॉफिट कंपनीज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी एक कंपनी की एग्जिस्टेंस को आप जब टर्मिनेट करते हैं, खत्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। इसके लिए एक प्रोसीजर होता है जिसको हम लोग कहते हैं वाइंडिंग अप। क्या होता है? वाइंडिंग अप। बस ये थे इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स थे, ध्यान से देखिएगा। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स थे? सबसे पहला था कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मतलब वो कहता है सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, ठीक है। डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। चार चीज़ें होती थी, इट कैन स्यू एंड इट कैन बी स्यूड, इट कैन ओन प्रॉपर्टी, इट कैन एक्वायर या इनकर लाइबिलिटीज, एंड इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। सैलमन वर्सेस सैलमन का केस स्टडी पढ़े थे हम लोग। फिर उसके बाद था लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब द लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी, द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर कैपिटल या गारंटी, जितना गारंटी दिया है फिर जितना शेयर कैपिटल। अब गारंटी का मतलब क्या होता है हम लोग आगे सीखेंगे। परपेचुअल सक्सेशन, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी विल गो ऑन एंड ऑन अंटिल इट इज वुंड अप, ठीक है, वाइंड अप, जब तक उसको वाइंड अप ना किया जाए। इट हैज गॉट सेपरेट पर्सनैलिटी, कंपनी के एसेट्स अलग और मेंबर्स के अलग। ट्रांसफरेबिलिटी होती है शेयर्स की, बस कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। कैपेसिटी टू स्यू एंड टू बी स्यूड होता है। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स होते हैं। लिमिटेशन ऑफ एक्शन कहाँ तक लिमिटेड होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तक। सेपरेट मैनेजमेंट माने कौन करता है मैनेजमेंट? डायरेक्टर्स करते हैं। ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर। तो यहाँ पे ओनर उसका मैनेजमेंट नहीं करता है। जरूरी नहीं है उसका मैनेजमेंट करे, कर सकता है, लेकिन ओनरशिप अलग होती है और मैनेजमेंट अलग होता है। वॉलंटरी एसोसिएशन है फॉर प्रॉफिट, हालांकि एक एक्सेप्शन होता है। सेक्शन 8 कंपनीज के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस के लिए क्या करना होता है? वाइंडिंग अप करनी होती है। नेशनैलिटी एंड रेसिडेंस ऑफ अ कंपनी। नेशनैलिटी एंड रेसिडेंस समझो, एक कंपनी कहीं की भी सिटीजन नहीं हो सकती। क्या इंडिया में बनी हुई कोई कंपनी इंडिया की सिटीजन मानी जाएगी? उसके पास में क्या इंडिया के अंदर के वोटिंग राइट्स होते हैं? जवाब है नहीं, उसके अंदर में कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। येट इट हैज़ अ नेशनैलिटी, डोमिसाइल एंड रेसिडेंस, ठीक है। इसकी फिर भी एक नेशनैलिटी होती है। नेशनैलिटी का मतलब जैसे कंपनी इंडियन और फॉरेन हो सकती है, लेकिन वो इंडियन सिटीजन की गिनती में नहीं आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? एक सिटीजन के पास में बहुत ढेर सारे राइट्स होते हैं। एक सिटीजन के पास में बहुत सारे राइट्स होते हैं। क्या वो सारे के सारे राइट्स एक कंपनी के हाथ में भी होंगे? नहीं। ये क्या इसके पास में राइट टू वोट वगैरह होगा? नहीं। ये इंडिया की रेसिडेंट हो सकती है, एक कंपनी इंडियन रेसिडेंट हो सकती है, कहीं और की रेसिडेंट हो सकती है, लेकिन वो सिटीजन नहीं हो सकती। समझ रहे हो कि नहीं? इट कैन नॉट बी अ सिटीजन बट इट कैन बी अ रेसिडेंट। इसकी नेशनैलिटी हो सकती है डोमिसाइल, मतलब कहां पे वो ओरिजिनेटेड है, और इसका रेसिडेंस हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? नेशनैलिटी हो सकती है, डोमिसाइल कहां पे ओरिजिनेटेड है, उसका रेसिडेंस कहां पे है, लेकिन इसका सिटीजनशिप नहीं हो सकती। आइए देखते हैं।
कहाँ की कंपनी होती है? जैसे मान लो हमने कहा गूगल इंडिया लिमिटेड। गूगल इंडिया क्या गूगल की कंपनी है? गूगल इंडिया क्या इंडिया की कंपनी है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, एप्पल इंडिया लिमिटेड, टेस्ला ने भी इंडियन कंपनी बनाई, तो क्या वो इंडियन कंपनी हो गई? हाँ। हर वो कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट होती है, हर वो कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट होती है, वो इंडियन कंपनी। बताओ जैगुआर किसका? तुम लोगों ने सुना होगा जैगुआर, लैंड रोवर, टाटा का है ना? टाटा का है ना? है कि नहीं है? तो वो इंडियन कंपनी है कि नहीं है? जैगुआर है, इंडियन कंपनी है। लैंड रोवर इंडियन कंपनी है? नहीं। कि वो इंडिया नहीं है, इंडियन मालिक है उसका, लेकिन वो इंडियन कंपनी नहीं है, क्योंकि वो इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है? इंडिया के बाहर। तो वो कंपनीज जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट होती हैं, इंडियन कंपनी। बोलो, उसका मालिक चाहे देसी हो या विदेशी हो, लेकिन अगर इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई तो विदेश में इनकॉर्पोरेट हुई तो विदेशी कंपनी, फॉरेन कंपनी। इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड तो इंडियन कंपनी, बाहर इनकॉर्पोरेट हुई तो फॉरेन कंपनी। बताओ एमआई इंडियन कंपनी है, शाओमी, लेकिन शाओमी अगर इंडिया में आकर के एक कंपनी बनाए शाओमी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो क्या वो इंडियन कंपनी बन जाएगी? हाँ। हाँ। HUL का हम कहें कि किसकी सब्सिडरी? यूनिलीवर लिमिटेड की, तो क्या वो HUL जो कि एक फॉरेन की सब्सिडरी है, तो क्या वो इंडियन कंपनी की कैटेगरी में आएगा? हाँ, क्योंकि इंडिया में इनकॉर्पोरेट की गई कोई सी भी कंपनी इंडियन कंपनी होती है। और हम अगर विदेश में किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करें तो विदेशी कंपनी, फॉरेन कंपनी। अच्छा, जैसे ये बताओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी एक ब्रांच यूएस में भी खोली, तो क्या वो ब्रांच यूएस की कहलाएगी? नहीं, वो भी इनकॉर्पोरेटेड कहाँ पे है? इंडिया में। लेकिन अगर वो एक नई कंपनी खोल दें यूएस में, तो वो कहाँ की मानी जाएगी? फॉरेन, यूएस की ही मानी जाएगी। तो एक कंपनी की पहचान कहाँ से होती है? उसका डोमिसिल। डोमिसिल माने वो कहाँ पे पैदा हुई, डोमिसिल माने वो कहाँ पे, हाँ, पैदा हुई, पैदा नहीं बोलना तुम लोग, वो कहाँ पे पैदा हुई। ठीक। प्रियंका चोपड़ा इंडिया की रेसिडेंट है? इंडियन रेसिडेंट है, इंडिया में रहती है। अब अभी रहती है क्या? निक जोनस को बोल दो यही लेकर के यहाँ पे इंडिया में रहती है। निक जोनस ना उसका पति का नाम है, ऐसे कुछ। हाँ, तो नालायक को ये सब पक्का मालूम है। तुम लोगों की करंट अफेयर्स में ये सब आ जाए तो एकदम फुल ऑन। तो प्रियंका चोपड़ा का पूरा जानकारी है सोना, ये सोना बोल रहे हैं, सोनू साहब के पास। हाँ, कौन? निक जोनस सिंगर है, ये भी मालूम है ना। और अभी हम पूछें कि हमारे प्रधानमंत्री कौन हैं और वो क्या करते हैं, वो सब कुछ नहीं पता। What is the name of our new president? Got you. Yeah. चलो, anyways, तो निक जोनस एंड प्रियंका चोपड़ा, दे आर लिविंग वेयर? इन यूएस, है ना। सो ये बताओ कि क्या वो इंडिया की रेसिडेंट है? नहीं, लेकिन इंडिया में पैदा हुई थी। क्या वो इंडिया में पैदा हुई थी? इंडिया का डोमिसिल है उसका, इंडिया का डोमिसिल है। इंडियन नेशनैलिटी भी हो सकता है उसके पास हो, ठीक है, इंडिया की नेशनैलिटी, लेकिन इंडिया की सिटीजनशिप अलग चीज हो गई। हो सकता है उसने यूएस की सिटीजनशिप ले ली हो। अक्षय कुमार इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया का डोमिसिल, इंडिया में रहता है, इंडिया का रेसिडेंट,
इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया का डोमिसाइल, इंडिया में रहता है, इंडिया का रेसिडेंट, और सिटीजनशिप उसके पास कनाडा की है। समझ गए? ऐसा हमने सुना है। तो समझो, डोमिसाइल माने कहां पे इनकॉर्पोरेट हुआ है। It is quite true that body corporate cannot have a domicile in the same sense as an individual, but by analogy with a natural person of the attributes of residence, domicile and nationality can be given to a body corporate. ये सब हटा दो, हमको ये पढ़ना था एक्चुअली। A joint stock company resides where it is incorporation, where its incorporation is, यानी एक कंपनी का रेसिडेंस वहीं पे जहां उसका इनकॉर्पोरेशन। Where the meetings of whole of the company or those who represent it are held, and the body present in its bodily presence for the purpose of company and exercise powers conferred by the statute, and ये वो हटाओ ये सब, बस सिंपली ये समझो ना कि एक कंपनी का रेसिडेंस वहां पे जहां पे उसका प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और फिर कहा गया जहां पे उसकी मीटिंग्स होती हैं, जहां पे उसकी मीटिंग्स होती हैं। फिर इसके बाद आखिरी कॉन्सेप्ट हम आपको आज का सिखाते हैं, विच इज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। देखो भाई, किसी और का एग्जाम्पल लेते हैं। किसका एग्जाम्पल लिया तुम लोग बोलो? इनका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। क्या नाम? अमृता, ठीक है। अब से फॉर एग्जाम्पल अमृता ने ये सारी चीज़ें सीख लिया, इसने सीख लिया कि भैया सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और मज़ेदार बिजनेस है, इसके अंदर में फुल ऑन रिस्क लेकर के भी बिजनेस करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पर्सनल एसेट्स तो जाएगा नहीं। तो इनके पास पर्सनल एसेट्स ऐसा कुछ था भी नहीं, उधार पे पैसा इन्होंने लिया और उधार के पैसे पे इन्होंने धंधा करना शुरू किया, और पैसा बाद में जा करके डूब भी गया। तो जब इनसे पैसा मांगने के लिए कहा गया तो इन्होंने कहा कि कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, कंपनी ने बिजनेस किया था, कंपनी का पैसा डूबा। अमृता, मजे की बात है कि नहीं है? मजे की बात है। इसे हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट वेल होना। क्या होना? कॉर्पोरेट वेल। वेल माने पर्दा, वेल माने पर्दा, ठीक है। तो एक पर्दा, पर्दा है, पर्दा किसके किसके बीच में पर्दा है? कंपनी के बीच में और उसके शेयर होल्डर्स, स्टेक जो बाकी के डायरेक्टर्स, उन सब के बीच में। तो कंपनी अलग, शेयर होल्डर अलग, क्योंकि उनके बीच में क्या है? एक पर्दा। कंपनी के कर्म कांड के लिए अमृता आप रिस्पॉन्सिबल नहीं। अच्छा, अमृता ये बात सुनकर के एकदम खुश, अब इसका कॉन्फिडेंस एकदम सातवें आसमान पर। अब ये क्या करती है? आगे जाकर के और भी गलत गलत बिजनेस स्टार्ट कर लेती है, ठीक है। एक बिजनेस शुरू करती है, अमृत पान लिमिटेड, और उसमें अमृत पान, समझ रहे हो? वही हैशटैग, हैश, आजकल हैश ना, पहले हैश ना, किस नाम से चलता है आजकल अमृता? ये नहीं पता सर हमको। तो इसकी कंपनी का नाम तुम लोग समझ रहे हो? अमृत पान। एटीएम कार्ड वाला भी है, देखो अलग अलग इसने इलीगल धंधे खोज के रखे हुए हैं। तो इसने कंपनी का नाम रखा अमृत पान लिमिटेड, ठीक है। मस्त इनका ड्रग्स वगैरह का धंधा उसमें चलता है। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये एक दिन खुलेआम एकदम बकायदा बिजनेस अपना कर रही थी। इन्होंने ढेर सारा स्टॉक, लेकिन किसके नाम पे करनी थी? अपने नाम पे कर रही थी? नहीं, इन्होंने कंपनी बनाया, उसका प्रॉपर कंपनी बनाया। देखो भाई, सीएस से अच्छे से धंधा करेंगे। अमृत पान प्राइवेट लिमिटेड, अमृत पान प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब पुलिस आती है तो एवरीबडी इज रनिंग, भागो 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 पुलिस। अमृता इज रिलैक्स्ड, ठीक है। अमृता इज रिलैक्स्ड कि हमको क्या होना है, जो भी किया वो किसने किया? कंपनी ने किया। जो भी सामान है वो किसका है? ये क्या है हमारे बीच में? पर्दा, कॉर्पोरेट वेल, ठीक है। अमृता, लेडी पुलिस आती, हाँ, तो वो आती है, कहती है ये सब क्या है? अमृता कहती है वो अमृत पान प्राइवेट लिमिटेड का है, सब ले जाइए, हमको क्या है?
हमारे बीच में तो पर्दा है, तो ठीक है, वो सब खर्च वर्च हमारा हुआ था, लेकिन जो लीगल एंटिटी है वो किसकी है, वो स्टॉक किसका है, वो कंपनी के नाम पे है ना, अपने नाम पे नहीं खरीदती थी कुछ भी। ठीक है, लॉस होगा बट ये खुद तो बच जाएगी, ये सब सोच करके एकदम निश्चिंत थी। तो पुलिस वाली आती है, कहती है, लेडी पुलिस आती है, कहती है पर्दा है, खचा खच धाम धाम। तो बाजू वाली उसके दोस्त भी ऐसे 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 हाथ दिखा, ये बताओ अमृता हर जगह पे कॉर्पोरेट वेल काम करेगा? नहीं, हर जगह पे कॉर्पोरेट वेल काम नहीं करेगा। आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, इलीगल वर्क कर रहे हैं, या कंपनी के नाम पर अगर आप किसी लॉ को अवॉइड कर रहे हैं तो ये सब नहीं चलेगा। जैसे लेट मी टेक एन एग्जांपल, हुआ क्या, एक कुछ लाइसेंस लेने की बारी आई, ठीक है, ये हुआ कि एक जगह पे, यानी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को एक ही लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। हमने एक लगाया था एक मेला, हमने कहा कोई अमीर इनका ले लेते हैं, हाँ खुलूद, अच्छा खुलूद, हाँ, तो हाँ, तो खुलूद हैज इज अ वेरी रिच पर्सन, ठीक है, खुलूद इज अ वेरी रिच पर्सन। एक मेला लग रहा था, उन्होंने उसके अंदर में ढेर सारे स्टॉल्स लग रहे थे, खुलूद सेड कि आई विल बाय ईच एंड एवरी स्टॉल, बट आई वाज द ऑर्गेनाइजर, आई सेड कि नहीं, एक पर्सन को एक ही स्टॉल मिलेगा, एक पर्सन को एक ही स्टॉल। तो खुलूद क्या करती हैं कि एक स्टॉल अपने नाम पे और 10 ठो कंपनी बना देती हैं, 10 ठो स्टॉल उनके नाम पे। चलेगा क्या? नहीं। आप कंपनी का नाम लेकर के लॉ को एवेड कर रही हैं। अब इसी को लॉ के नजरिए से समझो। लॉ बना है कि एक पर्सन को एक लाइसेंस मिलेगा, तुमने कहा हमको एक दीजिए, मेरी 10 ठो कंपनी है, 10 ठो कंपनी को एक एक दे दीजिए, दे आर सेपरेट लीगल एंटिटी ना। आप लॉ का नाम लेकर के लॉ यानी कंपनी का नाम लेकर के लॉ को एवेड नहीं कर। तो व्हाट आर द केसेस व्हेन देयर इज लिफ्टिंग या पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल? व्हाट आर द केसेस व्हेन देयर इज लिफ्टिंग या पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल? केस नंबर 1, अगर कंपनी बनाई गई है किसी फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए, फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए, ठीक है। देखिए, तो पहला केस इसमें क्या हो गया, फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट। दूसरा है कि जहां पे कंपनी को एक एजेंसी के तौर पे केवल इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे आप खुद लाइसेंस नहीं ले पा रहे थे तो कंपनी के नाम पे ले लिया, जहां पे वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ, ठीक है। वैसे ही करके इसमें और भी केस स्टडीज हैं। स्टूडेंट्स, हम आपके साथ में ये जो सेपरेट लीगल लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल वाला पॉइंट है, इसको हम आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसको हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना। We'll continue this in the next class, in the second part of our revision. Thank you so much. Bye-bye.